बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी सेलुलर आरएनए होते हैं वो सारे के सारे डीएनए से बनते हैं। हमने डिफरेंट क्लासेस ऑफ आरएनए पढ़ी थी, वो सारी जो है वो डीएनए से ही बनती हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि आरएनए डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट डीएनए से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें जस्ट डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए एक्चुअली क्या है, इसमें एक ही जो टेम्पलेट हमारे पास होता है वो स्टार्ट से लेके एंड तक उसको कॉपी कर देता है। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ये सारे डीएनए की नहीं होती, बल्कि ये स्पेसिफिक जीन्स की या स्पेसिफिक सेगमेंट्स की होती है। क्योंकि कोई भी जो जीन होती है हर सेल में हर जीन रिक्वायर्ड नहीं होती, या हर टाइम पे हर जीन का फंक्शन एक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए एक सेल में मे भी हो सकता है कुछ जीन एक सेल में एक्टिव होती हूँ जबकि डिफरेंट जीन दूसरे सेल में एक्टिव होती हूँ, या कुछ उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती हूँ कि एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि उस जैसे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलेटेड जो जीन्स होंगी वो सिर्फ स्ट्रेस में ही एक्टिव होंगी, जबकि बाकी कंडीशन में वो नॉन एक्टिव होंगी। जो सेकंड इसमें डिफरेंस ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सारे के सारे डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, जबकि इसमें कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, जिसकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती। तो जो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसक्राइब नहीं होती। तो इस तरह से हमारे जो डिफरेंस है वो क्लियर होता है कि जो रेप्लिकेशन है वो पूरे डीएनए की होगी, जबकि ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिक जीन्स की होगी। और एक टाइम पे कुछ जीन्स एक्टिव होगी जबकि दूसरे टाइम्स पे कुछ जीन एक्टिव हो सकती हैं। तो इस तरह जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन है वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। ये सिलेक्टिविटी जो है वो सेल पे एक एक्स्ट्रा बर्डन बनती है कि सेल ने उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सी जीन जो है वो किस टाइम पे एक्टिव होनी चाहिए और कितनी दफा वो ट्रांसक्राइब होगी। तो इस ट्रांसक्रिप्शन के जो है तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो टेम्पलेट स्टैंड है। टेम्पलेट वो होता है जिसको वो देख के कॉपी करेगा, जबकि दूसरा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा जिससे नया जो हमारे पास आरएनए है वो बनेगा। तीसरा उसकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटर्स होगा जो कि परफॉर्म करते हुए नया आरएनए बनाएगा। अब इन तीन चीज़ों की ट्रांसक्रिप्शन में बहुत अहमियत है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्पलेट, कि उसका कौन सा टेम्पलेट जो है वो यूज होते हुए। अब सबसे पहले हमारे पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है कि हमारे पास डीएनए जो होता है वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें हमारे पास एक 5 to 3 प्राइम एंड होता है जबकि दूसरा 3 to 5 प्राइम एंड होता है। तो जो आरएनए भी होता है वो 5 to 3 ही मूव करता है, जिसका एक एंड 5 होगा जबकि दूसरा हमारे पास 3 एंड होगा। तो इस पे जो इसके कंप्लीमेंट्री बेसिस होती हैं वो अटैच हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस पे ए टी जी है तो इस पे यहाँ पे क्योंकि ए के सामने हमेशा हमें पता है कंप्लीमेंट्री टी होता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पे हमारे पास यूरासेल होता है, तो टी के सामने ए आएगा जबकि जी के सामने हमारे पास सी आएगा। तो इस तरह कंप्लीमेंट्री बेसिस जो है इसके साथ अटैच होती जाती हैं और ये सीक्वेंस जो है वो कॉपी होता जाता है। तो जिस सीक्वेंस को ये यूज करते हुए कॉपी करता है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, जबकि जो स्टैंड इसमें शामिल नहीं होता उसको हम नॉन टेम्पलेट कहते हैं, क्योंकि इस ये ट्रांसक्रिप्शन में शामिल नहीं होगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, और एंड वाला जो सीक्वेंस होता है उसको हम टर्मिनेटर सीक्वेंस कहते हैं। तो ये प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, प्रोमोटर इसका स्टार्ट सीक्वेंस इसमें आता है जबकि टर्मिनेटर उसके एंड सीक्वेंस में आता है। इन दोनों सीक्वेंस के अंदर, तो इस प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो हमारे पास आरएनए कोडिंग सीक्वेंस होता है।
ये वो सीक्वेंस है जिससे हमारे पास कोई भी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होनी। तो ये जो प्रमोटर सीक्वेंस है हमारे पास, ये क्या करता है, इसमें ऐसे सीक्वेंस मौजूद होते हैं जिसको ट्रांसक्रिप्शनल जो हमारे पास अपरेटस होगा वो आके रिकॉग्नाइज करके इस जगह पे ज्वाइन होगा। ये सिर्फ इसकी ज्वाइनिंग में ही हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि ये डिसाइड करने में भी हेल्पफुल होता है कि किस जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा जो कि ट्रांसक्राइब होगा। तो जिस जगह से ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी वो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटर्स यहाँ से मूव करते हुए ट्रांसक्रिप्शनल ऑपरेटर यहाँ से मूव करते हुए टर्मिनेटर सीक्वेंस पे जाके स्टॉप कर जाता है और वहां से वो सेपरेट हो जाता है। तो ये वो जीन सीक्वेंस होता है जिसको वो फॉलो करते हुए वो उसको ट्रांसक्राइब करेगा। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो फर्स्ट जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल इसमें दो पोजीशंस होती हैं जिसको हम अपस्ट्रीम रीजन्स एंड डाउनस्ट्रीम रीजन्स कहते हैं। इस पोजीशन से जो लेफ्ट साइड पे होंगे उनको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, जबकि इससे जो राइट साइड पे होते हैं उनको हम डाउनस्ट्रीम रीजन्स कहते हैं, कि वो उस जगह से डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं या अपस्ट्रीम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अपस्ट्रीम को हम अपस्ट्रीम के साथ साथ माइनस और डाउन को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी भी जीन की या किसी स्पेसिफिक चीज की पोजीशन मेंशन की हुई हो, प्रमोटर की अगर पोजीशन मेंशन की हो सकती है कि वो अगर मेंशन किया हो कि अपस्ट्रीम 30 न्यूक्लियोटाइड्स पे है, तो ये स्टार्ट साइड से 30 न्यूक्लियोटाइड्स इस तरफ काउंट करके उस जगह पे उसकी पोजीशन मौजूद होगी। इसी तरह अगर डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं, अगर वो 30 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम पे मौजूद है तो वो इस तरफ 30 न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम काउंट करेंगे तो उसके बाद उसकी पोजीशन मौजूद होगी। तो इस तरह हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारे पास सेकंड था, रॉ मटेरियल था कि जिससे जो है वो नया आरएनए बनेगा, या जिसको हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि जो डीएनए में हम नया डीएनए बनता था तो वो डीएनटीपी से बनता था, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास है वो आरएनटीपीज। अब जो थर्ड चीज हमारे पास मौजूद है वो है ट्रांसक्रिप्शन अपरेटस, इसके वो मशीनरी जो कि ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करेगी। तो जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन अपरेटस है वो मेनली कंप्राइज होता है आरएनए पॉलीमरेज पे। अगर हम रिकॉल करें हम अपने डीएनए रेप्लिकेशन को, तो वहाँ हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता था जिसके साथ डिफरेंट प्रोटीन्स जो थी वो आपस में आगे कम्बिनेशन बनाते थे और इस तरह वो पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस करते थे। तो इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज में भी डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो आके एक टाइम पे अटैच होती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरियल आरएनए, जो हमारे पास बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है हम उसको डिस्कस करेंगे। जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है वो एक्चुअली जितनी भी उसकी क्लासेस है आरएनए की, चाहे वो एमआरएनए है, दूसरा हमारे पास टीआरएनए है या राइबोसोमल आरएनए है, इन सब की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सिर्फ एक ही पॉलीमरेज एंजाइम करता है। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक्चुअली 4 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फिर हम इसको कह सकते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड्स से मिलकर बनता है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनमें से 2 जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं वो अल्फा चेन की होती हैं, जबकि एक जो होती है हमारे पास बीटा चेन की होती है, जबकि जो एक फोर्थ वन है वो बीटा प्राइम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं ये, और मिलके आरएनए पॉलीमरेज जो बना रही हैं इसको कोर एंजाइम कहते हैं।
इन चारों पॉलीपेप्टाइड जब ये इकट्ठी होती है तो इसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। ये जो कोर एंजाइम है, ये जो हमारे पास कोर एंजाइम होता है, ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ज्वाइन करता रहता है और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। बट इससे पहले इसको प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी इसके अकेले के अंदर मौजूद नहीं होती। तो इस प्रोमोटर सीक्वेंस को, जो कि हमारे पास यहाँ सीक्वेंस होगा प्रोमोटर के साथ अटैच होने के लिए, इसको वहां पे हेल्प करने के लिए हमारे पास एक और मौजूद होता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। ये जो सिग्मा फैक्टर है, इसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि ये प्रोमोटर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां पे पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच कर सके। जब सिग्मा फैक्टर इस कोर एंजाइम के साथ मिल जाता है तो इसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। इस पूरे को, जिसमें सिग्मा फैक्टर और हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम जब दोनों आपस में मिल के जब ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन को हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, ये जस्ट इसकी रिकॉग्निशन करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद वहां पे पॉलीमरेज को अटैच करने के बाद जैसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी होंगे ये वहां से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन जो है जस्ट रिकॉग्नाइज ही करना था। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सिग्मा फैक्टर जो इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें सिग्मा 28 है, 32 है, 54 एंड डिफरेंट टाइप्स के जो इसके सिग्मा फैक्टर डिपेंड करेंगे उसकी जीन्स पे। तो जैसे जो सिग्मा 32 है वो एक्चुअली इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जो इस पे इन्वायरमेंट स्ट्रेस आती है उसको टॉलरेट करने के लिए जो जीन्स एक्टिव होती हैं उसके लिए सिग्मा 32 रिक्वायर्ड होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक जो हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है वो हर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डिफरेंट क्लास की ट्रांसक्रिप्शन करता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो एक्चुअली राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करता है, जबकि हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो हमारे पास प्री एमआरएनए, जब एमआरएनए जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली पहले प्री एमआरएनए होता है जिसकी बाद में चेंजेस होकर वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और कुछ एसएनआरएनए की ये कॉपी करता है। इसी तरह जो हमारे पास पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, जो हमारे पास थर्ड उसकी क्लास बचती है टीआरएनए, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है और कुछ ये एसएनआरएनए की भी ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमरेज हैं। एक बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सारे जितनी भी बैक्टीरिया के अंदर जितने भी क्लॉसेस के आरएनए होते हैं वो अकेला परफॉर्म करता है, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है वो हर आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होता है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सिर्फ राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज की ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए 2 जो है वो एमआरएनए की, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए की कॉपी करता है।